करण श्रीवास्तव, वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच। मेक मी स्टार स्टूडियो में आपका दोबारा स्वागत है। और एक बहुत अच्छी बात रही कि पिछला वाला जो हमने एपिसोड किया था आपके साथ में जीपीएस पर, बहुत लोगों ने लाइक किया उसको और लोगों के अच्छे अच्छे सवाल भी आए उस पर। एक तो लोगों ने तारीफ़ की कि कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से समझाया, और कुछ लोगों के एक डाउट भी आया जो कि मैं पूछना चाहता हूँ आपसे उनके सर, ब्याह पे, कि हम लोगों ने जीपीएस स्पूफिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो नेविगेशन जब हम कर रहे हैं और हम जीपीएस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और जीपीएस हमारा काम करना बंद कर दिया, जो भी वजह, स्पूफिंग तो है ही, तो हमारे पास में दूसरा क्या एड है? कुछ लोगों ने बोला आपके पास व्यूआर भी तो है, तो ये जो व्यूआर है ये क्या चीज़ है, आप सर समझाएंगे? देखिए ऐसा है, जीपीएस तो 80 के दशक में आया, 1980s के आसपास, बिल्कुल। एंड ऑफ 1980s में जीपीएस आया था। हम्म, उसके पहले भी जहाज उड़ते थे ना। बिल्कुल। अब एक्चुअली हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में एविएशन बड़ा इस्तेमाल किया, हम्म, जर्मन्स ने भी और एलाइड फोर्सेस ने भी, एक्सिस फोर्सेस ने, एलाइड फोर्सेस दोनों ने। तो इसमें था ब्रिटिश वॉज द लीडिंग, ब्रिटिश एंड अमेरिका और जर्मनी। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हर चीज़ में, चाहे कम्युनिकेशन हो, या मोर्स कोड याद है आपको, डिड डिड डाट डाट चलता रहता था। बिल्कुल। पहले लाइट से करते थे लोग, लाइट के लाइट सिग्नल्स होते थे। सिग्नल दिया करते थे, शिप एक दूसरे को हम्म, लाइट दिखा दिखा के सिग्नल देते थे एक दूसरे को। हम्म, था वो मोर्स कोड, डिड डाट डाट डिड 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 हम्म, चलता था। पर जब ये स्पेक्ट्रम रेडियो वेव्स शुरू हुआ का इस्तेमाल शुरू हो गया, तो एविएशन में सबसे ज़्यादा इसमें बढ़त हुई। तो क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चीज़ें बनाई गई, वीओआर हो गया, एडीएफ हो गया, आईएलएस हो गया, ऐसी तमाम चीज़ें बनाई गई, जिसमें क्या था, एक वीओआर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, जिसका जिसका पूरा नाम है, मैं देखिए मैं इस पूरे में आपको बड़े ज़्यादा टेक्निकल डिटेल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल। क्योंकि वो फिर वो जाए जैसे क्लास की तरह ना, कि ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये रेडियो वेव हो गया, ये बैंड हो गया। मॉड्यूलेशन हो गया, ये सब चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं आदमी को। बिल्कुल। हमें मोटा मोटा समझना है कि बेसिक्स क्या प्रिंसिपल्स। काम कैसे कर रहा है, क्या सही। क्या चीज़ है ये और क्या काम करती है। अब देखिए वीओआर जो बना, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है वीएचएफ, ओमनी डायरेक्शन रेंज। वीएचएफ पहला चीज मतलब कि वीएचएफ फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है, ओमनी डायरेक्शन मतलब हर डायरेक्शन में काम करता है, और उससे आपको रेंज पता चलता है आप कितना दूर पे हो, कहाँ हो। तो इस बिना पे वीओआर बनाया गया था। 1930 के दशक में कहीं बना था ये, और वर्ल्ड वॉर टू में बहुत इस्तेमाल किया गया इसको। बिल्कुल। तो इससे क्या होता है, आप इसका सर आप आसान तरीके समझने का तरीका ये है, याद है आपको पहले, अभी भी होते हैं लाइट हाउस, होते हैं समुद्र में लगे हुए, बिल्कुल। बेसिकली कोस्ट लाइन में लगा दिया जाता है इनको। तो क्या करते हैं, लाइट हाउस जो है वो शिप को बताता है अंधेरे में, अच्छे मौसम में, बुरे मौसम में, हमेशा दिन में, रात में, आप उसको एक रेफरेंस पॉइंट लेके मान के चलते हैं, बीकन करते हैं सब चीज़ों को। बेसिकली वो बताता है कि मैं यहाँ हूँ, अब आपको जहाँ भी जाना है उसके मेरे मैं हिसाब यहाँ से। हूँ, और उसमें कई चीज़ें लगी होती है, जैसे आपको पता चलता है आप कहाँ हैं उससे, बिल्कुल। उससे कहाँ पर आप हैं, वो ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो उससे आप अपनी लोकेशन प्लॉट कर लेते हैं। वो क्या करता था सर, एक सफ़ेद लाइट चारों ओर गोल गोल घुमाता रहता था। हाँ, और सफ़ेद लाइट जलती रहती थी, वो हर एक, और एक लाल लाइट चारों ओर घूमती थी उसमें, ठीक है। वो जब एक लाल लाइट एक पूरा चक्कर खत्म की, तो उतनी देर के लिए थोड़ी देर सफ़ेद लाइट बंद हो जाती थी, मतलब लाल लाइट ने एक चक्कर लगा लिया, फिर वो एक चक्कर शुरू करती थी, और फिर सफ़ेद लाइट बंद होती थी। तो क्या करते थे जो सेलर्स होते थे, वो स्टॉप वॉच लेके देखते थे, इतनी देर में लाल लाइट बंद हो रही है, अब हमने फिर स्टॉप वॉच चलाया, अब इतनी देर में लाल लाइट हमारी तरफ आई, मतलब मुझे पता चलता था कि भाई उससे हम कितने एंगल पर हैं। करेक्ट। कि अगर 60 सेकंड ले रहा है वो लाल लाइट, सफ़ेद लाइट बंद होने में, और लाल लाइट आपके पास 30 सेकंड में आई, मतलब कि आप 180 डिग्री पर हैं, उसके उल्टा में, नॉर्थ से उल्टा में आप खड़े हैं, उसके साउथ में खड़े हैं। तो ये तरीका होता था, ये था लाइट हाउस का प्रिंसिपल। तो सेम प्रिंसिपल वीओआर में इन्होंने रेडियो वेव्स पे लगा दिया। तो बेसिकली उससे वो अपनी पोजीशन प्लॉट करते थे और उनको लोकेशन उससे पता चलता कि भाई इस लाइट हाउस में इतनी डिग्री पे हूँ, और ये लाइट हाउस वहां पर है, कि ये लंदन में लगा हुआ है, दूसरा लाइट हाउस यहाँ पे लगा हुआ है, बर्मिंघम या कोई और जगह, कोई कोस्ट पे जगह वहां लगा हुआ, उससे मैं इतने, तो दोनों से लाइन प्लॉट करते, जैसे मैं जीपीएस बताया था आपको, ट्रायंगुलेशन करते तो अपनी लोकेशन पता चल जाती थी, फिर चलने लग जाते थे। तो ये तरीका था लाइट हाउस। ये हमने बेसिकली रेडियो बीकन बनाया
सर जो ये था व्यूअर लाइट वाला बीकन। व्यूअर में हाँ जो है हमने बेसिकली एक रेडियो बीकन बनाया एग्जैक्ट जो VHF फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। हाँ सर, अब वीआर में क्या किया इन्होंने, वीआर क्या करता है हर तरफ, कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ कि दिल्ली का वीआर है, कोई नाम हम दे देंगे उसको हम लोग, जब दिल्ली में डेल्टा पापा नवंबर DPN, हाँ नॉर्मली तीन हाँ लेटर 3 वाला लेटर वाला देते हैं, कोड होता इनको है नाम उसका। देते हैं ताकि आपको पता भी चलता रहे, और वो मोड्स में आता रहता है कान में, करेक्ट। हेडफोन में आता रहता DPN आता रहेगा आपके। अब क्या होता है सर, वो क्या करता है कि वो हर डायरेक्शन में एक सिग्नल 360 डिग्री पे एक सिग्नल देता रहता है। वो सिग्नल जो है उसमें उसका लिखा होता है किस एंगल का सिग्नल है वो। ये कहते हैं सर, कहते हैं फेज डिफरेंस, फेज कंपैरिजन करके बेसिकली ये निकाल हाँ। देता है। तो तो आप एक सिग्नल तो दे रहा है सीधा सीधा, सफेद लाइट हो गई जो हमारी, वो एक सिग्नल दे रहा है, साथ लाल लाइट जो हमने उसको बताया था, वो लाल लाइट इसमें एक एक हर डायरेक्शन में एक अलग अलग फेज डिफरेंस वाला सिग्नल दे रहा है। बेसिकली इन शॉर्ट दो तरह के सिग्नल ये देता है। एक सिग्नल तो वो 360 डिग्री जो है उसमें वो चलता रहता है, जो सफेद लाइट लाल लाइट वाला चक्कर, और एक सिग्नल जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग, तो जो दोनों सिग्नल एक साथ रिसीव होते हैं तो उनके अंदर जो फेज डिफरेंस होता है वही आपका जो है एंगल होता है। हाँ ठीक है। फेज डिफरेंस होता क्या, देखिए फेज डिफरेंस हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। फेज डिफरेंस ये होता है कि जैसे रिले रेस नहीं होता है, एक आगे भाग रहा है एक थोड़ा पीछे भाग रहा है, तो आगे पीछे कितना है, दैट इज फेज। भाग दोनों एक तरफ रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा 5 मिनट पहले शुरू कर दिया, एक 5 मिनट बाद शुरू किया, तो दोनों में 5 मिनट का फर्क रहता है पूरे टाइम पे। करेक्ट। तो इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। जैसे आप कोई गाना शुरू कर दें और कोरस उसके बाद ही कई डायरेक्टर करते रहते हैं, एक आदमी उसके पीछे गाना शुरू करता है, आधा सेकंड पीछे वही वर्डिंग बोलेगा, लेकिन आधा सेकंड पीछे, वो 2 सेकंड पीछे, ऐसे करके अगर आप एक रेडियो वेव शुरू करा आपने, जो सफेद लाइट है वो शुरू किया आपने, वो एट 10 बजे शुरू किया, और 10:01 पे आपने दूसरा एक और सिग्नल शुरू कर दिया जो 1 मिनट पीछे है उससे, ऐसे एक मिनट पीछे कर करके 1 घंटे में आपने 10 सिग्नल कर दिया। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, हम एक सेकंड करके कर देते हैं इसको। बिल्कुल। तो जो उसको एक के बाद एक इतने सेकंड पीछे आ रहे हैं, इसको कहते हैं फेज डिफरेंस है, कि एक जब पीक पे था तो एक शुरू हो रहा था। इस तरह की चीज़ें जो होती है इसको कहते हैं फेज डिफरेंस, मतलब नॉर्मल भाषा में है। तो सिंपल टर्म्स में बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक इक्विपमेंट है जो जहाज में लगा हुआ है, जो रिसीव कर रहा है, वो हमारा व्यूअर का रिसीवर है, और एक स्टेशन है, ग्राउंड स्टेशन है, जो कि ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। अब इसके दो सिग्नल इसके हैं जो कि आपके रिसीवर में आ रहे हैं। जिस जगह पर आप हैं उस जगह पर जो उसका फेज डिफरेंस वो कंपेयर करके, और वो बताया जाता है कि आप इस एंगल पे कहाँ पर हो, बेसिकली ये उस रेडियल पर हो आप जो है। ठीक है। सो सिंपल वे में एक आपके पास ग्राउंड स्टेशन है और एक आपके पास में जो है एयरक्राफ्ट में इक्विपमेंट है। ठीक है। और ट्रांसमिशन हो रहा है ग्राउंड से, रिसीविंग हो रही है एयरक्राफ्ट पे। ठीक है। तो ये समझने की चीज़ है बेसिकली, ये हमको जो है जो डायरेक्शन है वो दिख देता है, और इसकी रेंज जो है चूँकि VHF है तो लिमिटेड है। सर VHF है तो इसलिए करीब 140 नॉटिकल माइल, 130 मतलब 250 किलोमीटर ले लीजिए उसको, और करीब 20-30-40 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक आपको रेंज देगा ये। हाँ, लेकिन VHF होने की वजह से इसकी दिक्कत है, पहाड़ी वाली आगे तो गड़बड़ जाएगा, वो नहीं आएगा। सो अभी ये लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये भी एक नेविगेशन एड है, और GPS के अलावा हमारे पास बहुत सारे एड हैं। हम तो और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम इसके बारे में इसलिए बात करना चाहते थे कि ये एक डाउट आया लोगों को, भाई ये तो व्यूअर तो है तुम्हारे पास में, बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्यूअर तो आपको एक डायरेक्शन दे रहा है। दूसरा एक जो इक्विपमेंट उसके साथ में होता है, जिसके बारे में हम अगले किसी एपिसोड में बात करेंगे, DME होता है, डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट। तो वो भी तो हमारे पास में, और व्यूअर और DME मिला करके हमको एक लोकेशन देती है। ठीक है। तो वो काम जो GPS, सर देखिए, जब आप एक ही स्टेशन से अपना लोकेशन निकालना चाहते हैं, आपको फाइनली क्या चाहिए, ऑन लोकेशन। जो पहले हमने GPS से बात की थी कि GPS आपको आपकी लोकेशन देता है, बाकी तो सब मार्क है मैप में। बिल्कुल। अगर आप मैप में अपनी लोकेशन मार्क कर लेते हैं तो फिर आपका नेविगेशन हो जाता है। तो अभी क्या है, व्यूअर DME मिला के आपको लोकेशन कैसे मिलती है, हमारी दिशा ये है इससे, और इतनी दूरी है। बिल्कुल। 2 चीजें, या तो आप ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग ले लीजिए 2 पॉइंट वो, या रेडियल एंड डिस्टेंस ले लीजिए आप सर एक पर्टिकुलर जगह से। हाँ बिल्कुल। कि मेरे को यहाँ दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली जाने के लिए इतने बेरिंग पे और कंपास पे लगाऊंगा अपने, और इतना दूरी जाऊंगा मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा।
ये एक तरीका होता है, दो ही तरीके होते हैं। सो इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। और जो आप ईस्टिंग नॉर्थिंग रेखांक देशांक से करते हैं उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। करेक्ट। तो हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में नक्शे बनाते हैं और जो काम जमीन पर करते हैं, चाहे जहाज उड़ाना हो, चाहे बंदूक फायर करनी हो, चाहे गन फायर करनी हो, वो हम पोलर कोऑर्डिनेट में करते हैं। बिल्कुल। कि उसे दिशा लगाते हैं और उस तरफ को चल देते हैं या उस तरफ गन को फायर कर देते हैं। तो ये दोनों पोलर टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर टू पोलर चलता रहता है सर पूरे टाइम ही हमारा। अच्छा, अब उसमें हम अभी इस वाले डिटेल में नहीं जाते उसमें नहीं जाएंगे हम जो है VOR बात करते हैं VOR में जो है। तो VOR जो है जहाँ पे जैसे दिल्ली है, हम दिल्ली में आना है, हमें दिल्ली नॉर्मली हर एक एयरफील्ड जो ठीक ठाक एक स्टैंडर्ड के एयरफील्ड है उनमें एक VOR मिलेगा आपको। और VOR जो है एन रूट भी मिलेगा, रास्ते में भी VOR मिलेगा जहाँ पे कोई एयरफील्ड नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने जो है इतने सारे VOR स्टेशन बनाए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो कि जो है हमको नेविगेशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो कहानी वही है कि अगर आपका GPS फेल हो जाता है तो भी आपके पास में नेविगेशन एड्स अवेलेबल हैं जो कि ऐसे नहीं उनको आप जो है जैसे GPS प्रूफिंग कर रहे हैं वैसे जैमिंग नहीं हो सकती है इतनी आसानी से। और कोई क्यों इतना कर पाएगा? तो हमारे पास फुल प्रूफ नेविगेशन सिस्टम है। सर देखिए, जो आप बोल रहे थे ना कि जगह जगह लगा रखे हैं नेविगेशन VOR, हर जगह पे लगा रखे हैं। क्या हुआ है, नेविगेशन क्या, हमें एक जगह दूसरी जगह जाना है। बिल्कुल। और वो जाने को नेविगेशन कहते हैं, सही तरीके से वहाँ पहुँचना, कि आप गुम ना हो जाए, यही है नेविगेशन। कि रास्ता पता होना और रास्ता को सही फॉलो करते हुए पहुँचना है। लेकिन वो अगर यहाँ से हमारा दूर का रास्ता, चाहे हम दिल्ली से आ रहे लखनऊ, तो हम रास्ते में जो जगह पड़ेगी कहीं कहीं हमें बताना पड़ेगा कि पायलट को पता रहे उसकी जगह लोकेशन कहाँ है। हाँ, तभी तो सही जाता रहेगा रास्ते में। बिल्कुल। तो किसके रेफरेंस से, उस VOR के रेफरेंस से आप कहाँ पर हैं, आप लोकेशन बताइए। आप कहीं से जा रहे हैं, नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको मालूम है आप पहले DND पहुंचेंगे, फिर DND चेक करते हैं, हम DND पहुंच गए, DND पार करेंगे आप आश्रम चौक पहुंच गए, आश्रम पार करेंगे आप इंडिया गेट पहुंच गए। ऐसे करके पॉइंट 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 करके जाते हैं आप हमेशा, कोई भी नेविगेशन। तो ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ से लखनऊ जाना है तो आप पहले अलीगढ़ के पास आप चेक करेंगे, उसके आगे बरेली के पास चेक करेंगे, ऐसे कर जगह चेक करते करते जाएंगे। तो हर जगह VOR लगा दिया गवर्नमेंट ने, इसीलिए ताकि आपकी रूटिंग जो है उसके हिसाब से हो सके, आप जगह जगह अपनी लोकेशन सही सेट करते चले। तो अब सर यही, अब मैं VOR का जो बता रहा था आपको, आप क्या करते हैं, कोई भी दिल्ली का VOR है उससे आप दूरी और अपना निकाल लेते हैं, डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ऐसे दो VOR का देख लेते हैं, दोनों का जहाँ इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट आपकी लोकेशन मिल जाती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल यही सर, VHF से आपने भाई क्या फेस डिफरेंस निकाल के आपको लोकेशन मिल जाती है अपनी। वो हमने कुछ नहीं करना होता है, बेसिकली इक्विपमेंट आपको खुद ही दिखा देता है। Exactly, और वो उसका जो डिस्प्ले है उसमें आपको जो है पता लग जाता है कि आप। अच्छा, दूसरी बात ये है कि VOR हमें हेल्प करता है कि हमको किसी जगह पर जैसे दिल्ली आना है तो दिल्ली का ATC हमें बोलता है कि भाई आप सो एंड सो रेडियल पर आओ, यानी सो एंड सो डायरेक्शन से आओ। तो उस डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए हमको VOR की ज़रूरत पड़ती है। हाँ सर, ठीक है। सो ये जो टर्मिनल VOR हैं, बेसिकली हम जहाँ पे अल्टीमेटली पहुँचना है हमको, वहाँ पर हमको ये बहुत मदद करता है जब हमको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से आना होता है। तो फिर हम उस नीडल को की तरफ जाते हैं, नीडल को फॉलो करते हैं और जो है जगह पे पहुँच जाते हैं। सर VOR देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही मदद करती है उसको। VOR जो कहते हैं रेडियल देता है सर। बिल्कुल। रेडियल का मतलब है रेडिएशन बाहर, उसको हम नॉर्मल भाषा में रेडिएशन को, जो एक एक लाइन को रेडियल कह देते हैं, रेडिएटिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस। करेक्ट। अब क्या जो जहाज में इक्विपमेंट लगा है उसको मालूम है मेरे पास रेडियल कौन सा मिल रहा है मेरे को, तो वो किसी भी रेडियल को पकड़ सकता है जिस पर उसको चलना है, जिस पे उसको वो बताया जाए, ATC जो बताएगा उसको कि आप इस पे। तो सर आपको याद है एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे चरखी दादरी में, यस, जिसमें 2 जहाज हवा में भिड़ गए थे। क्या हुआ था, जाने वाला जहाज और आने वाला जहाज, एक सऊदी का था, एक रशियन कार्गो था कोई IL-76, वो और जम्बो जेट आपस में भिड़ गए थे चरखी दादरी के ऊपर। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था ये। उस समय क्या होता, दिल्ली में एक ही डायरेक्शन में सब आते जाते जहाज सब थे। अब क्या किया उन्होंने अलग रेडियल बांट दिया है कि इस रेडियल पे जहाज अंदर आएगा, इस रेडियल पे जहाज बाहर जाएगा। तो उससे क्या हुआ, आपने वर्टिकल सेपरेशन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल लेटरल सेपरेशन भी कर दिया जहाजों में। तो अब VOR का इस्तेमाल ये है कि आप किसी भी जहाज को बोल सकते हैं कि आप इस रेडियल पे आइए, और जहाज उस रेडियल पे आके फॉलो भी कर सकता है उसको। बिल्कुल। जो हमारे ऑटो पायलट्स हैं उनको अगर जो है उसको इसमें एक और चीज़ होती है, टू एंड फ्रॉम भी होता है।
तो सर रेडियल देखिए बाहर जा रहा होता है, हाँ, जैसी एटीसी आपको बोलेगी रेडियल सो एंड सो रेडियल 260, तो आप 260 जाके रेडिएट करेंगे, बाहर जाएंगे आप। अगर वो कहता है ट्रैक इन वाया रेडियल सो एंड सो, ओनली देन यू विल कम इन, अदरवाइज आप बाहर ही जा रहे होंगे। तो आप उस रेडियल पे ट्रैक आउट कर सकते हैं, ट्रैक इन कर सकते हैं। बेसिकली एटीसी को पता है कि आप इस पर्टिकुलर रेडियल पे हैं और दूसरे एयरक्राफ्ट को भी पता है कि आप उस पर्टिकुलर रेडियल पे हैं, तो उससे जो है दो एयरक्राफ्ट जो है आपस में कभी भिड़ेंगे नहीं। बेसिकली बिल्कुल उसका जो है जो एयरपोर्ट पर जो उसका फ़ायदा ये है। और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो तो जैसे बताया वो हमेशा जो है अलग अलग डायरेक्शन से जो आने वाले एयरक्राफ्ट हैं उनको इसी तरह से कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली। और बहुत बड़ी हेल्प है सबके लिए। सर तो इसका देखिए, इसको एक तो हमने इक्विपमेंट समझ लिया कि जमीन पे लगा हुआ, अब पायलट को भी दिखता रहता है उसके इंस्ट्रूमेंट में। पहले वो क्या नाम है, घुमा घुमा करके हाँ, मतलब कि पहले वो थे नीडल वाले होते थे, आजकल डिजिटल आ गए हैं, जिसको कहते हैं क्या नाम है ग्लास कॉकपिट में, हाफ ग्लास कॉकपिट में भी जो है तो उसमें सर वो दिखाता रहता है, हाँ, क्या नाम है रॉम्बस आ जाता है कि आप इधर जाइए। ये सब 2-2 मीटर होते हैं। मतलब पायलट कहते हैं ये करो, अगर पायलट कहता है मेरे को 265 रेडियल इंटरसेप्ट करना है, तो अपने इंस्ट्रूमेंट 265 लगा देगा। अब उसमें एक एरो दिखाएगा, उसको नीडल दिखा देगा उसकी तरफ कि दाहिनी तरफ है, तो आपको दाहिनी तरफ जाके उस पकड़ना है उस नीडल को, बिल्कुल, कि आपको क्या करना चाहिए वो दिखाएगा आपका इंस्ट्रूमेंट। वो तो देखिए काम आसान हो गया है सर। देखिए एज ह्यूमन बीइंग वी आर यूज्ड टू नॉर्मल, कि बचपन से कार स्कूटर में देख रहे हैं ऐसे वाले नीडल सब, इसमें आ जाता है टेढ़े मेढ़े, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर। तो थोड़ा सा समझना पड़ता है, आपको समझ में आ जाता है, जब वीडियो गेम में शुरू है वैसा ही कहानी है सर। बिल्कुल। तो ये हमने तो ये है सर VOR, कि आप पर इसमें भी आप जमीन पर डिपेंडेंट है सर, कि जमीन वाले इक्विपमेंट अगर नहीं चलेगा तो आप नहीं कर सकते हैं। यू आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग इन एविएशन, करेक्ट। तो यू आर डिपेंडेंट ऑन द VOR ऑन ग्राउंड। हाँ, बेसिकली सेल्फ कंटेंट नहीं है। हालांकि अगर GPS आपके पास में है और वो भी बाहर से ही है, लेकिन सैटेलाइट पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल। और बहुत सारे सिस्टम है, कई सिस्टम है जिसमें आप इंडिपेंडेंट भी हैं। इनर्शियल नाम है, वो सब बात कर सकते हैं बाद में। तो ये सर ये VOR है कहानी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू सो मच, वेलकम। अब हम एक दूसरे टॉपिक पे चलना चाहते हैं। बहुत से व्यूअर्स का ये सवाल था कि ये फॉग का सीज़न आ रहा है, और फ्लाइट कैंसिलेशंस खूब होते हैं, और रीज़न मिलता है कि भाई फॉग है, फ्लाइट नहीं उड़ पा रही हैं। तो कहते हैं भाई रात में भी तुम उड़ते हो, कि फॉग का, नाइट का, आखिर आप क्या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो जिसकी वजह से आप जो है जब कुछ भी नहीं दिखता होता है तब भी लैंड कर सकते हो, और उसमें क्या विजिबिलिटी के बेसिकली क्राइटेरिया हैं, कितनी विजिबिलिटी में आप लैंड कर सकते हैं, और बेसिकली कौन सा इक्विपमेंट है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी वजह से आप जो है ऐसे मौसम में लैंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? सर देखिए इसमें ऐसा है, जहाज़ को टेक ऑफ करना और सब कुछ सबसे मुश्किल काम होता है लैंड करना, कि आप बड़े हाई स्पीड पे आ रहे हैं, जमीन पे लाके आपको बिल्कुल ऐसे उतारना ताकि कुछ हो ना, एक्यूरेसी से, और आपका वर्टिकल स्पीड, फॉरवर्ड स्पीड बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि जहाज जोर से ना भिड़े और तेज निकल ना जाए। और वो छोटी सी जो आपके हवाई पट्टी बनी हुई है, जो रनवे होता है, उसी के ऊपर लैंड करे और वहीं उसी में रुक जाए जहाज। बिल्कुल, ये पूरा एम है। तो लैंड कराते समय जहाज में बहुत ही सटीक तरीके से काम करना पड़ता है पायलट को, और उसके लिए उसे इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। और जब मौसम खराब रहता है या अंधेरा रहता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है पायलट ठीक से दिख नहीं रहा है कि रनवे का है। तो इसका जो वो निकला 1960 के दशक में वो निकला था इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम सर। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम में इन्होंने सेम इस्तेमाल किया VOR वाला चक्कर, जो VOR की हमने बात की थी, बिल्कुल वही चीज़ इस्तेमाल किया गया। इसमें इन्होंने क्या किया, अब मॉड्यूलेशन की बात आ जाती है इसमें। इन्होंने 2 सिग्नल, एक पहले आपको हॉरिजॉन्टल दिखाया इन्होंने कि दाहिनी तरफ बाएं तरफ के बीच लाइन में चलिए आप, और फिर दिखाया ऊपर नीचे, क्योंकि जहाज जो आना है वो ऐसे सीधा आके लैंड करना है। अगर ये हवाई पट्टी है तो उस पर आना है, एक पर्टिकुलर वे में नीचे डिसेंड करना है, इसको कहते हैं ग्लाइड स्लोप डिसेंड करना, और लेफ्ट राइट को कहते हैं अलाइनमेंट करना अपने आप। तो 2 चीज़ करनी है जहाज को।
तो इन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग एंटेना लगा दिए नीचे। एक को कहा कि भाई तुम ऐसे सिग्नल दो ताकि जहाज को पता रहे लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, उसको सेंटर लाइन पर सेंटर लाइन में रखेगा। हाँ, तो वो रनवे के आखिर में उन्होंने एक एंटेना लगा दिया जो इधर देता रहा, इसको कहते हैं लोकलाइजर कहते हैं। लोकलाइजर, हाँ सर। और एक रनवे के पास जहाँ पे टच डाउन करना है वहाँ पे आपको सही एंगल पे आना है, तो उसमें एक और एंटेना लगा दिया जो यहाँ पे सिग्नल देता रहता है। आप वर्टिकल जिसको कहते हैं ग्लाइड स्लोप, ये जो जहाज आ रहा है इसको कहते हैं ग्लाइडिंग, और किस एंगल पे आ रहा है उसको स्लोप कहते हैं, ग्लाइड स्लोप। नॉर्मली 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री का ग्लाइड स्लोप होता है। एक आध कोई है वो 4.5 तक भी जाता है, लेकिन 5.5 पर है सर। कोई लंदन का एक एयरफील्ड है जो 5.5 डिग्री पर है, हाईएस्ट। बहुत कम है ऐसे वाले, लेकिन पहाड़ पर ज्यादा जनरली 3 डिग्री पे कंफर्टेबल रहता है जहाज। तो बेसिकली आईएलएस सिस्टम जो है वो एयरक्राफ्ट को सेंट्रल लाइन पर रखने में मदद करता है। करना तो पायलट को होता है, बेसिकली सिग्नल आपको मिल रहा है, आपके इक्विपमेंट में दिख रहा है, मौसम खराब रहता है तो लेफ्ट राइट उसको जो है वो एडजस्ट करता है इस ढंग से, क्योंकि उसको एक सिग्नल मिल रहा है, उसको फॉलो करना है ताकि वो सेंट्रल लाइन पर रहे। ठीक है, वो काम मैनुअली भी कर सकते हैं एयरक्राफ्ट में, और ऑटो पायलट भी कर सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो है ऑटो पायलट ही करता है, और जब जरूरत होती है तो पायलट उसको जो है टेक्स ओवर कंट्रोल वो अपना कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया लैटरल, जिसको कि जो है बेसिकली जो है लोकलाइजर बोलते हैं। उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है पक्की, और वो उस रिसीव होती है और उस पर आता है। अभी दूसरा वाला जो है वो ग्लाइड स्लोप है। सर इन दोनों में क्या है, देखिए लोग करते कैसे इसको इस साल वही फ्रीक्वेंसी बैंड तो है, तो वो तो वही ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड इसमें होता है आईएलएस में होता है, वीआर वाले बैंड से लिया जाता है इससे फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, इवन और ऑड का कुछ चक्कर होता है। हाँ, वो हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी शेयर्ड है। हाँ, वही सेम फ्रीक्वेंसी बैंड में वीएचएफ पर ही है, बैंड शेयर्ड, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। हाँ, वीएचएफ बैंड पे ही है। हाँ, अब क्या होता है सर, आप इसमें मॉड्यूलेशन आता है, आप क्या करते हैं, एक बाएं तरफ लोब कर देते हैं, उसको कहते हैं 90 हर्ट्ज पे मॉड्यूलेट कर देते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो सिग्नल होता है, और जो दाहिनी तरफ वो होगा उसको 150 पे कर देंगे, 150 हर्ट्ज पे। तो आपको 90 और 150 दोनों सुनाई दे रहे हैं। अगर दोनों बराबर सुनाई दे रहे हैं तो आप बीच में हैं। अगर आपको एक ज़्यादा एक कम सुनाई दे रहा है, आपको याद है पुराने जमाने में स्टीरियो हम लोग सुना करते थे, 2 स्पीकर होते थे, अभी भी स्टीरियो है, 2 हेडफोन लगाते हैं। तो अगर दोनों में आवाज उसकी बैलेंसिंग करते थे सर, अगर आंख बंद करके हम सुने तो दोनों आवाज अगर बराबर आ रही तो हमें लगता है गाना गाने वाला सामने खड़ा है। हमारे भगवान ने 2 कान क्यों दिए हुए हैं, इसलिए दिए हुए ना। बिल्कुल, तो वही तरीका है सर, आईएलएस में भी काम करता है। अगर दोनों कान में बराबर सुनाई दे, 90 हर्ट्ज और 150 हर्ट्ज दोनों बराबर सुनाई दे, हम कहते हैं इसको कहते हैं कंपेयरिंग ऑफ मॉड्यूलेशन, डेप्थ मॉड्यूलेशन। तो कंपेयर इसको अंग्रेजी में ये बोलते हैं लोग। नहीं, हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, हम खाली ये कह रहे हैं कि दो सिग्नल आ रहे हैं सर। अगर आपको दोनों कान में साफ बराबर, दोनों 90 हर्ट्ज और 150 हर्ट्ज दोनों कान में साफ सुनाई दे, बराबर आए, आप अपने बीचों बीच चल रहे हैं, करेक्ट, तो थोड़ा आसान और एंटरटेनमेंट करने के लिए इसको अंग्रेजी में नाम और कहते हैं, दिस इज येलो लोब 90 और 150 को ब्लू लोब कहते हैं। करेक्ट, क्योंकि पीला रंग और नीला रंग मिलाएंगे आप तो हरा रंग बनता है। हरा रंग मतलब कि सब ठीक है, तो सब ठीक है। तो अगर आपका हरा रंग सही बन रहा है बीच में, कहीं दिखाई भी नहीं देता पायलट को, खाली किताब में लिखने के लिए बना रखा है, समझने के लिए बेसिकली। हाँ, मतलब समझ, मेरे तो लगता है अंग्रेज ज्यादा डरा रहे चीजों से। तो आसान सा काम यही सर, आंख बंद करके अगर जब आप स्टीरियो सुनते हैं, कान में हेडफोन लगाए, अगर दाहिने कान में आवाज ज्यादा आ रही है तो मतलब कि जो बोलने वाला गाना गाने वाला आदमी थोड़ा दाहिने चला गया है, तो आपको सुनाई दे रहा है दाहिने। दिस इज कॉल्ड स्टीरियोफोनिक साउंड। करेक्ट, सेम थिंग इज यूज्ड इन दिस थिंग आल्सो, आईएलएस। अगर आपको दोनों लोब में साफ साफ सुनाई दे रहा है तो आप बीचों बीच में चले जाते। और यही ऊपर नीचे में भी होता है सर। उन्होंने नीचे एक लोब लगा दिया है, एक ऊपर लोब लगा, वही 90 हर्ट्ज और 3 डिग्री की जो लाइन है, 3 डिग्री पे दोनों को मैच कराते चलते हैं। तो अगर वो दोनों मिल रहे हैं तो आप फॉलो कर रहे हो। अगर लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा सर, देखिए ये मॉड्यूलेशन 90 और अगर दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे रहेगा तो मिक्स हो जाएगा। तो क्या किया इन्होंने, लोकलाइजर का फ्रीक्वेंसी कुछ रखा है और ग्लाइड स्लोप का फ्रीक्वेंसी कुछ रखा है, अलग अलग है। बताते क्या, खाली लोकलाइजर का फ्रीक्वेंसी बताते हैं आपको। जो आपका जहाज में इक्विपमेंट होता है वो लोकलाइजर फ्रीक्वेंसी आप जैसे लगाएंगे, ग्लाइड स्लोप फ्रीक्वेंसी अपने आप ले लेंगे, अपने आप पेड़ है वो पेड़। हाँ, पेड़ कहते हैं लोग। क्या किया है, आईकाओ ने बोल रखा अगर लोकलाइजर 101 पर है तो उसका ग्लाइड स्लोप इतने पर होगा। ये पूरा चार्ट बना के दे दिया। आप दुनिया में कहीं पर भी 101
मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी अगर लगी है, जैसे लोकलाइजर के लगाओगे ग्लाइड स्लोप की अपने आप आएगी। हाँ, वो आपके जो जहाज में इक्विपमेंट लगा है वो उसी तरह बना हुआ है। 101 लगाएंगे तो लोकलाइजर फ्रीक्वेंसी, तो अपने आप ग्लाइड स्लोप की फ्रीक्वेंसी जो आइकॉन ने दी हुई वो लग जाएगी उसमें, लग जाएगी। पर दोनों में मॉड्यूलेशन 90 और 150 का ही है। आपको कान में 90 हर्ट्ज और 150 हर्ट्ज ही सुनाई देगा, बिल्कुल, मतलब आपका जो है। तो वो दोनों कंपेयर करके ऐसे है, अगर ऊपर चले जाएंगे तो 150 हर्ट्ज ज़्यादा सुनाई दे रही है, नीचे चलेगा तो 90 हर्ट्ज ज़्यादा सुनाई दे रही है, बीच में आ जाएंगे, फिर आप हरे पे आ जाएंगे। हाँ, तो ये तरीका है सर। बेसिकली हमारे पास जो इक्विपमेंट है एयरक्राफ्ट में, ILS इक्विपमेंट जो हमारे एयरक्राफ्ट में है, वो क्या कर रहा है, वो इन फ्रीक्वेंसीज को जो है ले रहा है, कंपेयर कर रहा है, और उसके बाद वो जो डिस्प्ले बता रहा है, अगर डिस्प्ले लेफ्ट राइट है तो आपको उसको जो है करेक्ट करना है, फॉलो करना है। सिमिलरली जो है अप डाउन का भी जो है वो ग्लाइड स्लोप के लिए है, आप उसके ग्लाइड स्लोप के नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। एक नीडल ऐसे दिखाएगी आपके सामने मीटर पे, जो ILS वाला मीटर है। अगर आप चले गए ज़्यादा अपने बाएं तरफ चले गए तो ये नीडल दाहिने भाग जाएगी। तो आप उसको टू मतलब कि आप पकड़िए नीडल को पकड़ना है, आप जहाँ दाहिने ले जाइए तो नीडल अपने आप वापस आने लगेगी। जैसे आप बीच में आएंगे उस सेंटर में आ जाएगी। वैसे ही अगर आप नीचे चले गए ग्लाइड स्लोप से तो नीडल ऐसे, दो नीडल रहेंगी ऐसे करके ऊपर नीचे दाहिने बाएं भागती रहेंगी दोनों। तो एम ये है कि उसको दोनों में रखना है, सेंटर में रखना है। तो ये कहना आसान है पर करना मुश्किल होता है। वो तो है, लेकिन ये काम हम मैनुअली भी करते हैं पायलट्स, और ऑटो पायलट भी करता है। तो ऑटो पायलट तो बहुत अच्छे से करता है, हमको मॉनिटर करना पड़ता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी भी आती है जबकि जो है इसमें से कोई एक चीज़ फेल हो जाती है, ठीक है, तो बेसिकली एक्चुअली इसको प्रिसीजन अप्रोच बोलते हैं। तो जब हम जो है अगर कोई चीज़ इसमें से फेल हो जाती है तो वो अपने आप नॉन प्रिसीजन अप्रोच हो जाता है, जिसमें कि आप क्या करते हैं कि आप फिर अपना चार्ट देखते हैं, और चार्ट में देखते हैं कि आप जो है कितने डिस्टेंस पर आपको कितनी हाइट पे होना चाहिए, तब आप जो है उस पर ग्लाइड स्लोप पे सही आ सकते हैं। मोटा-मोटी ये है कि अगर आपको दो में से एक चीज़ मिल जाए तो नॉन प्रिसीजन अप्रोच होता है। करेक्ट। अगर दोनों चीज़ मिल जाए तो प्रिसीजन अप्रोच होता है। अगर आपको ग्लाइड स्लोप और लेफ्ट राइट डेविएशन दोनों मिल जाए तो प्रिसीजन अप्रोच हो जाएगा एक ही इक्विपमेंट पे। अगर आप देखिए, अगर व्यूअर लगा देंगे तो सेम लाता रहेगा आपको जहाज। व्यूअर अप्रोच भी होता है, व्यूअर अप्रोच भी करते हैं हम लोग, वो करके, पर वही जो आप चार्ट से बता रहे हैं कि दूरी। अब सर तीसरी चीज़ इसमें एक और चीज़ है, ये तो आपको ऐसे ऊपर नीचे बता दिया। एक इसमें एक और चीज़ है कि आपको दूरी बताता रहता है कितनी दूर है आप। ILS आउटर मार्कर, मिडिल मार्कर और इनर मार्कर, 3 पे टू 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 आवाज़ आती है। हाँ, वो एक्चुअली अब खत्म हो गया। पहले ये भी होता ये 3 चीज़ हुआ करती थी, दूरी पता चल जाती। अब तो दूरी आप 50 और चीज़ों से पता चल जाते हैं। बिल्कुल, DME से पता चल जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये 3 चीज़ मिला के आपका पूरा सब चीज़ सॉल्व हो जाता था। अब ये जो 1930 से बना था आज तक साला वही चल रहा है, कोई बदलाव नहीं आया। कोई बदलाव नहीं आया। वैसे एक दो चीज़ें जो मैं छोटी-मोटी एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स को जानने के लिए है कि ये काफ़ी बल्कि और कॉस्टली सेटअप है, ठीक है। ILS सिस्टम जो है अपने आप डायरेक्शनल एंटेना आप रनवे पे लगा रहे हैं, इतना बड़ा आगे पीछे, और जहाज में 3 रिसीवर लगा रहे हैं। हाँ, नहीं वो अभी हम ग्राउंड वाला पार्ट कर रहे हैं कि जो है ये ग्राउंड पर ही इतना है, तो इसलिए हमारे जो डाउट है लोगों के इसमें कि भाई सर एक और चीज़ कहाँ लैंड कर सकते हैं, कहाँ नहीं लैंड कर सकते हैं। भाई आप दिल्ली में लैंड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में ये फैसिलिटी है, तो एक ग्राउंड फैसिलिटी पहले सब रनवे पे नहीं होगा, किसी एक रनवे पे होगा, एक पर नहीं होगा। बहुत महंगा है इक्विपमेंट सर। तो इसलिए हर एयरफील्ड पर ये फैसिलिटी नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो है जब वेदर ख़राब होता है या फॉग का टाइम होता है तो बहुत से एयरफील्ड पर तो फ्लाइट जाती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जब ILS सिस्टम लगा ही नहीं है तो आपके एयरक्राफ्ट में लगा हो, आपके पायलट क्वालिफाइड हो, फिर भी आप वहाँ नहीं जा सकते। अब इसको कैसे कई चीज़ें देखिए। हाँ, और ILS कितने तरह के होंगे, ये सब चीज़ें। हाँ, नहीं वो अभी उस पे पायलट की ट्रेनिंग उसमें होनी चाहिए, उस पे आते हैं। जहाज और केपेबल सब चीज़ है। हाँ, तो अभी जो है जैसे तो पहली चीज़ है कि आपके एयरफील्ड में ये फैसिलिटी, ये सिस्टम होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपके जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ एयरक्राफ्ट हैं जिनमें नहीं है, हमारे कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं जिनमें ये है, किसी में नहीं है, ठीक है, ऐसे भी हैं। तो दूसरी रिक्वायरमेंट। तीसरी रिक्वायरमेंट है कि जो है पायलट्स की ट्रेनिंग, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए कभी कभी सुनते हैं ना कि जो है वो इनके पास सो एंड सो एयरलाइन के पास में अभी इतने क्वालिफाइड पायलट नहीं है या अभी ट्रेनिंग हो रही है। इसके बारे में ये सब एक्सपेंसिव चीज़ें हैं सर, क्योंकि ट्रेनिंग भी तो पायलट्स की होती है। उसकी उस सिमुलेटर में जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको, तब जाके वो लेस देन 100 मीटर में लैंड कर पाएगा, नहीं लैंड कर पाएगा, सब चीज़ें 50 चीज़ें और हैं। हाँ। तो ये बड़ा ही एक्सपेंसिव आइटम हो जाता है सर। और जीरो विजिबिलिटी वाली लैंडिंग भी कर सकते हैं
अगर एयरक्राफ्ट इक्विप्ड अब है। देखिए, एक चीज को इम्प्रूव करने के लिए आपको 3 जगह इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। करेक्ट। आपने आईएलएस बना दिया, ये बड़ा बढ़िया आईएलएस बन गया, लेकिन आपका जहाज में आपने मॉडिफिकेशन नहीं किया, जहाज नॉट केपेबल टू यूज दैट इक्विपमेंट। करेक्ट। तीसरा, आपने जहाज भी कर दिया पर पायलट को ट्रेनिंग नहीं करवाया, तो पायलट भी नहीं केपेबल है। तो आपका एक चीज को नहीं, ये तीनों चीजें मिलके होंगी तब। एंड यू नो दिस कोऑर्डिनेशन इज टेक्स टाइम, मनी एंड लॉट ऑफ एक्चुअल कोऑर्डिनेशन। हाँ, कंपनी में भी जो ये फॉग का सीजन आता है, अब अभी ये कंपनियों विंटर में के ये- पायलट को पहले से तैयार करना पड़ता है उनको कि भाई जो पायलट्स हैं वो उन्होंने उस पर वो ट्रेन हुए कि नहीं हुए हैं, उनकी बाकायदा रिपोर्ट जाती है, तब जा करके वो जो है इस तरह के ऑपरेशंस ले पाते Exactly, हैं। sir. इसलिए बहुत सारे फ्लाइट कैंसिलेशन होते हैं। लोगों के ये डाउट थे कि भाई अब फॉग का सीजन आता है, इसमें इतनी सारी जो है चीज़ें हाँ, होती ये हैं, आप ILS लोग है क्या सर, यूज़ हाँ। करते हैं जो कि, और आप लोग रात में लैंड कर लेते हो लेकिन फॉग में नहीं लैंड कर पाते हो। तो रात और दिन का जो है थोड़ा सा फ़र्क है, रात दिन या फॉग का जो है। फॉग में रात में भी जो है आपको रनवे पे लाइटिंग है, विजिबिलिटी तो जो है आपको रनवे दिख जाता है, लेकिन फॉग में तो वो भी नहीं दिखता है। एग्जैक्टली, वो पापी वासी ये सब होते थे। हाँ, वो और कई चीजें हैं सर हाँ, इसमें। लेकिन वो विजुअल एड्स है। हाँ, लेकिन आम आदमी ये सोचता है कि भाई आप लोग रात में तो चले जाते हो, और हाँ। फॉग में जो है क्या होता है दिक्कत। तो फॉग में क्योंकि आपको रनवे ही दिखता है, 50 मीटर पे रनवे दिख रहा है तो बड़ा मुश्किल है। तब तक तो आपको जो है इस इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग फोटो नहीं सिस्टम का देखा इस्तेमाल मैंने करना होगा। रात को फोटो खींचते बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। लाल पीली हरी लाइनें लगी रहती हैं क्योंकि रात को दिख रहा है आपको। बिल्कुल अगर फॉग आ जाए तो वो दिखेगा नहीं आपको, नहीं दिखेगा। तो फिर आपको रेडियो वेव सी काम आती है सर। हाँ, सो ये जो इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग सिस्टम है ये एक्चुअली बहुत यूज़फुल है, लेकिन कॉस्टली अफेयर है, इसलिए हर एयरफील्ड पे नहीं है। और जैसा हर एयरक्राफ्ट भी कैपेबल नहीं हो सकता है इस पर। नहीं, इसकी पायलट भी जो है, लिमिटेशन है सर। पायलट्स की भी हाँ हाँ। लिमिटेशन तो है। इन नॉर्दर्न इंडिया में तो अभी फॉग होगा जिसमें विजिबिलिटी एकदम जीरो हो जाएगी। बिल्कुल। उसमें ये भी लिमिटेशन कि फाइनल एंड में तो पायलट को दिखना ही दिखना है सर। वो नहीं देख जमीन पे छुआ नहीं सकता जहाज को। बिल्कुल। अभी तक 0-0 लैंडिंग वाले थ्योरेटिकली है चीजें, पर प्रैक्टिकली नहीं हुई है। बिल्कुल। इवन जो स्पेस शटल लैंड करता है उसे एंड में पायलट ही लैंड कराता है उसको। जो एस्ट्रोनॉट होता है वही उसको टच डाउन कराता है, ये नहीं कि वो अपने आप लैंड हो जाता है। एब्सोल्युटली। ओके, तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है आईएलएस सिस्टम, और मुझे उम्मीद है कि सारे व्यूअर्स जो हमारे इसको अप्रिशिएट करेंगे, और आपने क्वेश्चंस अगले एपिसोड के लिए हमारे लिए हाँ रखेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है, किसी को कोई तो हम लोग इसी तरह से स्पेसिफिक डाउट हो तो वी आर देयर टू आंसर देम यस एनी टाइम। यस, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।